सर, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ब्रिटिश भारत, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो उस समय हम लोग की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा वो जिस प्रकार आप मेंस में लिखते हो ना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, निष्कर्ष, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोगों ने इसको व्यवस्थित किया है। तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत में, उस समय एक व्यवस्था हो थी, उसका नाम था रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी में जो ये रैयत शब्द है, रैयत इसका मतलब होता है किसान। क्या मतलब होता है? किसान या काश्तकार। क्या होता है? किसान या काश्तकार। ठीक है, इस पूरे रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम लोग समझेंगे। बात समझ आ रही है? ये देखिए, ये हम लोग के देश से धरती पुत्र किसान, ठीक है, और ये अंग्रेज। ये इमेज सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि ताकि आपके दिमाग में एक छवि बैठ जाए, ठीक है, कि हम लोग किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित चीज़ें क्या हैं। जब भी आप किसी इमेज को देखते हैं ना, तो आप उसके प्रति एक आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। देखते क्या है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू को वसूलने, कलेक्ट करने की एक प्रणाली थी। बात समझ आ गई? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू वसूलने की एक प्रणाली थी। यह व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में के कुछ हिस्सों में ये लागू थी। बात समझ आ रही है? ठीक, तो क्या थी रैयत वाड़ी व्यवस्था? एक लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की एक पद्धति थी, और ये दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में ये लागू थी। ठीक, हमने ऊपर आपको बताया था कि रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान होता है या काश्तकार होता है। बात समझ आ गई? ये आपका क्या होगा, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया आपके लिए, परिचय हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य तत्व क्या हैं। देखिए, इस व्यवस्था में सरकार और किसान मतलब रैयत, सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध हो गया था। क्या हो गया था? सीधा संबंध, मतलब बिचौलियों की समाप्ति हो गई थी। ठीक, द सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, उनके बीच में सीधा संबंध हुआ करता था, स्थापित हो चुका है। अच्छा, इससे क्या हुआ कि बिचौलियों की समाप्ति हो गई। इसमें जमींदारों जैसे स्थायी बंदोबस्त में था। जब हम स्थायी बंदोबस्त पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें मालिकाना हक जमींदारों के पास था। ठीक है, तो लेकिन रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि जमींदारों जो बिचौलिया थे उनको हटा दिया गया। ठीक, सीधा समझौता, कंपनी ब्रिटिश सरकार को सीधे किसान से समझौता करती थी और किसान को ही जमीन का मालिकाना हक, देखिए है ना, इसको जमीन का मालिक, जमीन का मालिकाना हक किसान के पास था। ठीक, मानती थी। बात समझ आ रही है? राजस्व का भुगतान, किसान मतलब रैयत सीधे सरकार को लगान, भू राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। जब मालिकाना हक खुद किसान के पास है तो भुगतान कौन करेगा? डायरेक्ट किसान ही करेगा, मतलब रैयत ही करेगा। बात समझ आ गई है? जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखेंगे अपने कॉपी में, तो इसको आप एक फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हैं और डायग्राम बना के भी इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। देखिए, प्री और मेंस दोनों से ये है। देखिए, प्री और मेंस कुछ होता नहीं है, कंटेंट वही रहता है, बस प्री में आपको टिक मारना है और मेंस में आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है, बस यही अंतर है। ये नहीं है कि मेंस में कंटेंट कुछ दूसरा हो जाएगा और प्री में कंटेंट कुछ दूसरा रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, तो यह व्यवस्था जो थी, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये सर्वप्रथम 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके बाद 1820 में मुनरो, कौन सा मुनरो? हेक्टर मुनरो नहीं, यहाँ पे मुनरो कौन सा है? थॉमस मुनरो। कौन सा है? थॉमस मुनरो ने मद्रास
बंगाल और असम में लागू की गई थी। ठीक, मद्रास, बंगाल, असम एक क्षेत्र था कुर्ग, उसमें भी लागू की गई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले 1792 में, फिर 1820 में। जो भारत के जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश अधिकार के जो जो क्षेत्र थे भारत के, उसके 51% भूमि पर इसे लागू किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट करिएगा जब भी आप मेंस लिखते हो ना। ठीक है, तो आपने लिखा कि मान लीजिए कुछ आपसे पूछ दिया इसके बारे में, तो आप कोट करोगे लिख के और उसको अंडरलाइन ऐसे कर दोगे कि एग्जामिनर का ना सीधे दिमाग वहीं पे जाए कि बच्चा जो है पढ़ा लिखा है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के 51% भूमि पर इसको लागू किया गया था। ठीक, अच्छा, ये देखिए, ये हमारे किसान है देश के, धरती पुत्र, ये अंग्रेज। ठीक है, ये देखिए लगान इनको दे रहे हैं। ठीक, इमेज सिर्फ इसलिए होता है ना कि आपके दिमाग में बैठे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। बात समझ आ गई। चलिए, मुख्य क्षेत्र कौन सा था? मद्रास, बंबई, असम, कुर्ग। हमने कहा था ना कुर्ग, कुर्ग भी है। ठीक, मुख्य प्रावधान क्या है ये देखिए। स्वामित्व, ओनरशिप, किसान को कानूनी रूप से भूमि का मालिक, भूस्वामी माना गया। वह जमीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था और ट्रांसफर भी कर सकता था। बात समझ आ रही है। अच्छा, राजस्व की दर क्या थी? दर मतलब होता है रेट। ठीक, मतलब किस रेट से वो राजस्व वसूलते थे। तो भूमि की गुणवत्ता और उपज के आधार पर, किस पे? भूमि की गुणवत्ता और उपज के आधार पर राजस्व की दरें तय होती थी, जो अक्सर होती बहुत अधिक होती थी, लगभग 50% से अधिक तक चली जाती थी। बात समझ आ रही है। समय सीमा क्या थी? लगान की दरें स्थायी नहीं थी। याद रखिएगा, जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय क्या था कि जो लगान की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो फिक्स्ड नहीं थी, वो फ्लक्चुएट होती थी, वेरिएबल नेचर की थी, जिसे आमतौर पर 20 से 30 वर्षों के बाद रिवाइज किया जाता था, जिससे किसानों में अनिश्चितता, मतलब कोई इसमें निश्चितता ही नहीं है, ठीक, वो बनी रहती थी। बात समझ आ रही है। इसका परिणाम क्या है? फायदा किसानों के लिए, अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज को देखें तो क्या फायदा हुआ? जमींदारों के शोषण से कुछ हद तक मुक्ति मिली, क्योंकि स्वामित्व तो सीधे किसानों के पास था। बात समझ में गई। ये एक फायदा हुआ। जब फायदा है तो नुकसान भी होगा। क्या नुकसान है? कि सरकार द्वारा राजस्व की दरें बहुत कठोर और ऊंची रखी जाती थी। राजस्व का भुगतान न करने पर किसान की जमीन जब्त कर लेते, ठीक है, जिससे वे महाजनों, ठीक, मनी लेंडर्स के कर्ज जाल में फंसते थे। ठीक, जब अगर वो लगान नहीं पेमेंट कर पा रहे थे तो अंग्रेज क्या करते थे कि उनकी जमीन को वो उन पर कब्जा करते थे। किसान क्या सोचता था कि जमीन पर कब्जा न करने के लिए, ठीक है, वो जो बड़े साहूकार हुआ करते थे, जो मनी लेंडर हुआ करते थे, ठीक है, आज के जो एनबीएफसी हो गई, ठीक है, पहले के साहूकार हुआ करते थे, तो उनसे वो कर्जा लिए और कर्जा लेके किसानों को लगान दिया। लेकिन जो ये महाजनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आरओआई, वो बहुत अधिक हुआ करता था और इसी जाल में ये फंसते चले गए हमारे प्यारे किसान। ठीक, और बाद में वो जमीन किसकी होती थी? ये इन्हीं के पास चल जाती थी। बात समझ आ रही है। तो हम लोगों ने रैयतवाड़ी को बहुत अच्छे से समझा। अगर हम लोग के प्री या मेंस में आएगा तो हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। ये हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है और इस प्रकार से आप इसको आप लिख सकते हैं। ये आप लोग का चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए ऐड हो जाइए और कमेंट कर दीजिए अगर कोई आपको दिक्कत हो तो। ठीक है, तब तक के लिए हर दिन पढ़ते रहिए। पढ़ाई कभी भी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एसडीएम या डीएम बनना है तो आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।